दोस्तों, जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी झूठी साबित हुई और ये बात कुछ सो कॉल्ड विद्वानों से हजम नहीं हुई तो एक नई थ्योरी बुनी गई, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इस बार एक कदम और चला जाता है। इस बार आर्कियोलॉजी से निकलकर जेनेटिक्स की बात की जाती है। बताया जाता है कि भारतीयों की जेनेटिक एंसेस्ट्री विदेशी है। भले आर्यों ने इन्वेजन यानी कि आक्रमण न किया हो, लेकिन उन्होंने माइग्रेशन यानी भारत में पलायन किया होगा। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति, भाषा और धर्म ज्ञान को भारतीयों ने ही डेवलप किया है। सन 2017 में टोनी जोसेफ द हिंदू में एक आर्टिकल लिखते हैं, हाउ जेनेटिक्स इज सेटलिंग द आर्यन माइग्रेशन डिबेट, जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया कि पहले अफ्रीका से लोग इंडिया में आकर बसे, जो हमारी पॉपुलेशन के बेडरॉक बने, और फिर उसके बाद नए इमिग्रेंट्स आए और उन्होंने हमें फार्मिंग सिखाई और इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप किया। और बात यही नहीं रुकी, उसके बाद नए ग्रुप्स ऑफ इमिग्रेंट्स आए जिन्होंने हमें संस्कृत भाषा और सनातन धर्म दिया। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये जेनेटिक रिसर्च सही है और क्या सनातन धर्म भारत में बाहर से आया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 95 में स्वागत है। दोस्तों, पिछले ही एपिसोड में हमने आर्यन इन्वेजन थ्योरी और उसके पैराडॉक्सेस को देखा था। आज के एपिसोड में हम आर्यन माइग्रेशन थ्योरी और इससे जुड़े हुए जेनेटिक रिसर्च की पड़ताल करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीयों की जेनेटिक एंसेस्ट्री हमारे बारे में क्या बताती है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, अगर आप पिछले 20 सालों को देखें तो एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र, जहां पर मानव जाति के विज्ञान की बात होती है, उसमें जेनेटिक्स का प्रयोग बढ़ा है और कई ढेर सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। लेकिन इनके जो कंक्लूजन्स आप देखेंगे तो काफी डिफरेंट आए हैं। अब इससे पहले कि हम इन रिपोर्ट्स को एनालाइज करें, हम पहले ये समझ लेते हैं कि जब जेनेटिक एनालिसिस की जाती है तो उसके बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं। अब साथियों, जेनेटिक्स के माध्यम से वंशावली को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट दो तरह के डीएनए का प्रयोग करते हैं। पहला है वाई डीएनए और दूसरा है एम्प्टी डीएनए। अब अगर आप वाई डीएनए को देखें तो ये वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है। अब अगर आप हाई स्कूल तक की बायोलॉजी को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मनुष्यों में दो तरह के सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। और अगर आप महिलाओं में देखेंगे तो ये XX का पेयर बनता है और पुरुषों में ये पेयर बनता है XY का। अब हम वाई डीएनए की बात कर रहे हैं जो वाई क्रोमोसोम में होता है, और आप देख सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम केवल पुरुषों में पाया जाता है। ये सेल की न्यूक्लियस में होता है और पिता से पुत्र में ही ट्रांसफर होता है। और जो दूसरा डीएनए था एम्प्टी डीएनए, ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है और इसका ट्रांसफर मदर से होता है। अब ये मदर से पुत्र में भी जा सकता है और पुत्री में भी जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल पुत्री या केवल पुत्र में जाएगा। अभी जो मैंने दो प्रकार के डीएनए बताए, वाई डीएनए और एम्प्टी डीएनए, अभी जो दोनों प्रकार के डीएनए हैं इनमें कुछ कारणों की वजह से म्यूटेशंस होते हैं और समय के साथ साथ किसी जनरेशन की एंसेस्ट्री के ये मार्कर बन जाते हैं जिन्हें जेनेटिक मार्कर कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं जो कहीं भी रहते हैं, कितनी भी दूर रहते हैं, कोई एक देश में रहता है, कोई दूसरे देश में, उनके बीच की जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। लेकिन जब उन दोनों पर जेनेटिक स्टडी की गई और पाया गया कि उनके जो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मार्कर्स हैं वो सेम हैं, यानी कि जो उनके एम्प्टी डीएनए में म्यूटेशंस हुए हैं वो एक ही तरह के हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों कितनी भी दूर क्यों ना रह रहे हो, लेकिन जो उनकी माता की वंशावली है उसमें हम अगर पीछे जाते जाएंगे तो एक न एक समय पर जाकर उनके पूर्वज एक ही हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, एम्प्टी डीएनए के जो म्यूटेशंस हैं वो माता से ही बच्चों में जाते हैं। अब साथियों, इन जेनेटिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई करके केवल अरेंज कर देना ही कठिन नहीं है, बल्कि इन जेनेटिक मार्कर्स में कब म्यूटेशन हुआ था इसका सटीक पता लगाना भी बहुत कठिन है। क्योंकि अगर आप केवल वाई डीएनए को ही देखें तो उसमें 250 से लेकर 500 वर्षों में एक म्यूटेशन हो सकता है। अब ये म्यूटेशन किस जनरेशन में होगा इसका पता लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए जेनेटिक स्टडीज के साथ साथ पैलियोंटोलॉजी और आर्कियोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन तक पहुंच पाएं। तो आइए हम देखते हैं कि जितनी भी जेनेटिक स्टडीज हुई हैं उनमें क्या कंक्लूजन मिला है। साथियों, अफ्रीका के बाद भारत एक ऐसी जगह है जहां पर जीन डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। इसीलिए 1990 के बाद से यहां पर जितने भी जेनेटिक स्टडीज हुई हैं उनके रिजल्ट्स में काफी कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। अब इन कॉन्ट्राडिक्शंस का कारण ये भी है कि बहुत सारी जेनेटिक स्टडीज को लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और एथनिक एंटिटीज से जोड़ा गया है। और अगर आप देखें तो जो लैंग्वेज होती है वो किसी जीन पूल से बहुत अलग तरीके से ट्रेवल करती है। और इस बात को फेमस इंडोलॉजिस्ट मिशेल दनीनो अपने रिसर्च पेपर जेनेटिक्स एंड द आरएन इशू में बताते हैं। फिर 1999 में एक एस्टोनियन
बायोलॉजिस्ट ने भारतीयों पर जेनेटिक स्टडी की। उन्होंने mtDNA के 550 सैंपल लिए और उस पर रिसर्च करके एक जेनेटिक मार्कर हैप्लोग्रुप U को आइडेंटिफाई किया, जहां पर उनको यूरोप और भारत में एक डीप कनेक्शन देखने को मिला। लेकिन जब इसकी सीक्वेंसिंग की गई तो इस जेनेटिक मिक्सिंग की डेट आज से लगभग 40,000 साल पहले की आई। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो अफ्रीका से लोग चले थे वो आज से 40,000 साल पहले भारत पहुंचे थे और भारत में रहने वाली जो होमिनिन स्पीसीज थी उससे मिक्स हो गए। और इसी रिसर्च के बाद एक यूएस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आज से 3-4 हजार साल पहले कुछ आर्यन माइग्रेशन इंडिया में हुआ भी है तो इंडिया का जो ओरिजिनल जीन पूल रहा है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। और जो भारतीयों में थोड़ा बहुत कॉकेशियन फीचर्स दिखते हैं वो यूरोप की वजह से नहीं बल्कि प्री यूरोपियन है, वो अफ्रीका के जीन पूल से सिमिलर हैं, जिसकी मिक्सिंग आज से 40 से 50 हजार साल पहले हुई थी। अब साथियों, जिन आर्यों की बात होती है, आइए देखते हैं कि क्या आर्यों के हम जेनेटिक्स को ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं। साथियों, भारत में आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन को लेकर सबसे पहले 1970 में स्टडी शुरू हुई और 1984 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बताया कि जो हड़प्पन ह्यूमंस हैं और जो मॉडर्न डे इंडियंस हैं, दोनों में एक जेनेटिक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। उसके बाद 1995 में एक रिसर्चर हुए केनेथ के आर केनेडी, और वो भी ये कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद भारत में डेमोग्राफिक डिस्ट्रप्शंस के कोई भी सबूत देखने को नहीं मिलते हैं। उसके 2 साल बाद 1997 में ब्रायन और जॉन करके 2 स्कॉलर्स हुए, उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर बताया कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में केवल 2 ही ऐसी जगह हैं जहां भारतीयों के जीन पूल में जेनेटिक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। एक 6000 से लेकर 4500 बीसीई के अराउंड और दूसरी 800 से लेकर 200 बीसीई के बीच में। जो आर्यन माइग्रेशन की डेट 1500 बीसीई के या तो बहुत पहले है या तो बहुत बाद में। इनफैक्ट नीरज राय जैसे इंडियन जेनेटिक साइंटिस्ट भी पब्लिकली बोल चुके हैं कि जो भी जेनेटिक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है वो 800 बीसीई के अराउंड ही, जो कि आर्यन माइग्रेशन की सपोज डेट के बहुत बाद में है। तो दोस्तों, ब्रॉडर ओवरव्यू में देखें तो 1500 बीसीई तक कोई भी डिसरप्टिव जीन फ्लो हमें भारत में देखने को नहीं मिलता। अब आइए अपने पर्सपेक्टिव को और भी ब्रॉड करते हुए भारत के अलग अलग स्थानों पर जो भी जेनेटिक मार्कर्स मिले हैं उनको स्टडी करके देखते हैं कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी उन पर कितनी खरी उतरती है। साथियों, दार्शनिक तौर पर सनातन धर्म का ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत। अगर आप देखें तो वैदिक सभ्यता भारत भूमि पर ही पनपी, क्योंकि वेदों में भारत भूमि का, यहाँ की नदियों का, यहाँ के पर्वतों का गुणगान है। यदि कोई बाहर से आता तो अपनी भूमि की, अपनी नदियों की, अपने पर्वतों का गुणगान जरूर करता, पर ना तो ऐसा वेदों में देखने को मिलता है और ना ही वैदिक दर्शनों में। और इसके उल्टा अगर आप देखें तो संस्कृत ही वो भाषा रही है जिससे सैकड़ों इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस ने जन्म लिया है। साथियों, हम हाइपरक्वेस्ट पर इस नॉलेज को शेयर करते हैं और अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षणम पर ऐसे भारतीय ज्ञान को प्रिजर्व करते हैं। हम वैदिक हिंदू दर्शनों के साथ साथ संस्कृत भाषा को गुरुकुलों से मिलकर अपने शिक्षणम ऐप पर सिखा रहे हैं, जहां 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से ज्ञानार्जन करते हैं। आपको सभी के सभी कोर्स लाइफ टाइम के लिए दिए जाते हैं और जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, कम्युनिटी फोरम के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू फिलॉसफी और सही संस्कृत के ज्ञान से आप सनातन धर्म के वैज्ञानिक तार्किक स्वरूप से जुड़े और पाखंडों से दूर रहें। साथ में आप हाइपरक्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने एक हाइपर 15 कोड की भी व्यवस्था की है। इस कोड के माध्यम से आप सभी कोर्सेज पर 15% का डिस्काउंट भी पा जाएंगे। आप एक बार जुड़ कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का सच क्या है। अब साथियों, अगर आर्य बाहर से आए और अपने साथ वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम लेकर आए तो यहाँ पर जो पहले से ही रह रही थी ट्राइबल पॉपुलेशन और जो कास्ट सिस्टम वाली आर्यन पॉपुलेशन है उनमें कुछ जेनेटिक डिफरेंस मिलना चाहिए। और इस बात की जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो 2006 के अराउंड 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे जो काफी रेलेवेंट हैं। इसमें पहला रिसर्च पेपर है संघमित्रा सेन गुप्ता जी का, जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर में माना है कि सेंट्रल एशिया से भारत में कुछ जीन फ्लो जरूर हुआ था, लेकिन वो इतना माइनर था कि उससे नेटिव पॉपुलेशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और वो अपने रिसर्च पेपर को कंक्लूड करते हुए कहती हैं कि जो R1A जीन है, जिसको हम आर्यन जीन कहते हैं, इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से भारत में आया है या फिर भारत से सेंट्रल एशिया में गया है। अब इसी में दूसरा रिसर्च पेपर है संघमित्रा साहू जी का, और जो उनकी रिसर्च है वो और भी शॉकिंग है। उनकी रिसर्च के अनुसार अगर हम 2 ग्रुपों में भारत को बांटें, एक हम द्रविडियन कास्ट ग्रुप ले लें और एक हम हिंदी स्पीकिंग जो नॉर्दर्न बेल्ट है उनका कास्ट ग्रुप ले लें, तो उनके बीच की जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो बहुत कम है। साथियों, जेनेटिक डिस्टेंस को नापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है FST का, जो 0 से 1 तक वेरी करती है। 0 मतलब बहुत कम, 1 मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जेनेटिक डिफरेंस जब हम नापते हैं तो FST वैल्यू में नापते हैं। अब इस रिसर्च पेपर में एक चार्ट बनाया गया था जिसमें स्पेसिफिकली 4 तरह की जो पॉपुलेशन है भारत में, जैसे कि जो नॉर्दर्न
कास्ट पॉपुलेशन है जिनको हम आर्यन पॉपुलेशन कह सकते हैं, और वहां की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद हम साउथ में आते हैं, साउथ की कास्ट पॉपुलेशन को देखते हैं और साउथ की जो नेटिव ड्रेविडियन पॉपुलेशन है और इनके बीच की फिर जेनेटिक डिस्टेंस को मेजर किया गया। अब यहाँ पर जो डेटा निकल के आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर नॉर्दर्न कास्ट पॉपुलेशन और जो सदर्न कास्ट पॉपुलेशन है इनके बीच का डिफरेंस 0.07 आता है। वहीं अगर आप नॉर्थ के ट्राइबल से देखें और साउथ के ट्राइबल से देखें तो ये डिफरेंस जो है बहुत कम है। नॉर्थ कास्ट का नॉर्थ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन से डिफरेंस है वो 0.06 ही है, और अगर आप सदर्न कास्ट पॉपुलेशन को उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन से देखेंगे तो ये केवल 0.05 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साउथ की कास्ट पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन से ज्यादा मिलती है रेदर देन की नॉर्थ की कास्ट पॉपुलेशन से। इसका मतलब है कि नॉर्थ की कास्ट पॉपुलेशन, जिसको हम आर्यन पॉपुलेशन भी कह रहे हैं, उनका इफेक्ट सदर्न कास्ट पॉपुलेशन या उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन पे बहुत कम है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि अगर नॉर्थ कास्ट पॉपुलेशन यानी आर्यन पॉपुलेशन ने द्रविडियन पॉपुलेशन के साथ जबरदस्ती की होती या अपनी वर्ण व्यवस्था या कास्टिसिज्म को वहां पर फैलाया होता तो हमें वहां पर अंतर इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, उनमें ये अंतर कम होता। और संघमित्रा साहू जी का ये रिसर्च पेपर भी कंक्लूड करता है कि जो R1A जीन है, जिसको हम आर्यन जीन कहते हैं, उसका ओरिजिन इंडिया ही है। अब साथियों, हमने देखा कि नॉर्दर्न कास्ट पॉपुलेशन और सदर्न कास्ट पॉपुलेशन में कुछ तो डिफरेंस है, भले वो बहुत कम है, लेकिन ये डिफरेंसेस क्यों हैं? क्या ये डिफरेंसेस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं? चलिए जानते हैं। अब साथियों, इंडियन पॉपुलेशन और उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए एक स्ट्रेटजी और निकाली गई। इंडियन पॉपुलेशन को दो भागों में बांटा गया, एक एंशिएंट नॉर्थ इंडियंस यानी कि ANI और दूसरे थे एंशिएंट साउथ इंडियंस यानी कि ASI। और उसके बाद रिसर्च की जाने लगी ये देखने के लिए कि क्या ये दोनों पॉपुलेशन समय में कभी भी बिना मिक्स हुए रहते थे या नहीं रहते थे। उसके बाद ये जो रिसर्च हुई उसको 2013 में एक रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश किया गया, और फिर जो इसके कंक्लूजन निकले वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। इस रिसर्च पेपर के अनुसार आज से 1900 से 4200 साल पहले भारतीयों में एक बड़ा जेनेटिक मिक्सचर देखने को मिलता है, लेकिन उसके पहले जो ANI है और जो ASI है, ये दोनों पॉपुलेशन बिना मिक्स हुए अलग अलग जगह पर रहती थी। अब इसका ये भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये दोनों पॉपुलेशन जब अलग अलग रहती थी तो एक पॉपुलेशन आर्यन पॉपुलेशन हो सकती है जो बाहर से आई हो, और इस पॉसिबिलिटी को भी ये रिसर्च पेपर एक्सप्लोर करता है और कंक्लूजन में बताता है कि यूरोप से माइग्रेशन का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो इस रिसर्च पेपर के अनुसार भारत में एक ऐसा भी समय था जब जो नॉर्थ इंडियंस थे और जो साउथ इंडियंस थे वो बिना मिक्सिंग के अपनी अपनी जगह पर रहते थे। अब साथियों, एक राखीगढ़ी नाम का गांव है दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक एक्सकवेशन साइट रही है, और अप्रैल 2015 में यहाँ पर एक महिला का कंकाल मिला था। इस स्केलेटन की जब जेनेटिक स्टडी की गई तो इससे जो रिजल्ट्स निकले हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब साथियों, जो राखीगढ़ी में कंकाल मिला एक महिला का, उसका नाम रखा गया था I6113, और इस कंकाल पर जेनेटिक स्टडी के लिए जो DNA एक्सट्रैक्ट किया गया होगा वो आपको पता होगा कि वो empty DNA होगा, क्योंकि Y DNA महिलाओं में नहीं पाया जाता। अब इस एक्सट्रैक्ट किए गए DNA पर जब रिसर्च हुई तो उससे दो चौंकाने वाले हमें निष्कर्ष मिले। IVC के जो लोग थे उनमें यूरोपियंस के नहीं बल्कि ईरानियन एंसेस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इसमें भी ये बताया जाता है कि जो IVC के लोग थे वो अपने ईरानियन एंसेस्टर से कम 10,000 BCE पहले ही स्प्लिट हो गए थे, जिसका अर्थ ये है कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इंडिजिनस तरीके से डेवलप हुई थी, ना कि कोई बाहर से आकर इस सिविलाइजेशन को बसाया था। उसके साथ साथ ये रिसर्च पेपर इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो एनाटोलियन ओरिजिन है, एनाटोलियन टर्की में है, और यहाँ से माना जाता है कि इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस निकली थी, लेकिन इसको भी ये रिसर्च पेपर रिजेक्ट करता है, क्योंकि अगर हम मान भी ले कि इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस टर्की से निकलकर भारत में आई तो ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है ये बिल्कुल मिसिंग है, यानी कि सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो मटेरियल कल्चर है उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, यानी कि यहाँ की पॉटरी और वस्तुओं में उतनी समानता नहीं है, लेकिन जब आप सेंट्रल एशिया से यूरोप की तरफ जाएंगे तो वहां का जो मटेरियल कल्चर है वो सिमिलर दिखता है। यानी कि अगर टर्की से निकलकर इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस चारों तरफ फैली तो वेस्ट की तरफ तो जाती दिखाई देती हैं, लेकिन भारत में आते हुए ये दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हमने कुछ रिसर्च पेपर्स में देखा था कि कुछ ना कुछ जीन फ्लो सेंट्रल एशिया से भारत में हुआ है, भले उसका प्रभाव उतना ना रहा हो, उसका भारत की नेटिव पॉपुलेशन के जीन पूल पर उतना अंतर नहीं दिखता। अब साथियों, हम वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में पहुंच गए हैं। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, जितने भी रिसर्च पेपर बताए हैं, उनको एक तरह से कंक्लूड करेंगे और एक जगह पर समझने का प्रयास करेंगे कि निष्कर्ष आखिर निकलता क्या है। अब साथियों, अभी तक हमने जितना कुछ देखा उसमें यह तो पता चलता है कि जो सेंट्रल एशिया के चरवाहे थे उनसे कुछ तो जीन फ्लो भारत में हुआ है, भले वो माइनर हुआ हो, लेकिन जब इसकी डेटिंग की जाती है तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी या आर्यन इन्वेजन थ्योरी की डेट से या तो काफी पहले या काफी बाद में मिलता है। अगर आप लेटेस्ट रिसर्च को देखें तो जो नीरज राय जी हैं उनका मानना है कि ये 1600 BCE के बाद में हुआ है। अब अगर हम देखें तो ऋग्वेद की जो डेटिंग की गई है, अगर उसको
सरस्वती नदी के सूखने से देखें तो 1500 बीसी से पुरानी डेटिंग है, यानी कि अगर 1600 बीसी के बाद बाहर से कोई आया भी तो वेदों को नहीं ला सकता। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भले हमें यूरोपियंस की एंसेस्ट्री नहीं दिखती लेकिन ईरानियंस की दिखती है। उसके बाद अगर आप ये भी देखें तो जो ईरानियंस की अवेस्तन लैंग्वेज है वो संस्कृत से भी मिलती जुलती है, और उसमें भी जो प्रमाण मिले हैं उसमें करीब करीब 10 से 12,000 साल पहले ईरान से भी स्प्लिट देखने को मिलता है। यानी उसके बाद से एक एंशिएंट नॉर्थ इंडियंस थे जो आईवीसी की जगह पर रहते थे, और उसी समय एंशिएंट साउथ इंडियंस थे, द्रविडियंस थे, जो अपनी जगह पर रहते थे और बिना मिक्स हुए साथ साथ में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत आने लगा तो इस अंत के समीप पर इन दोनों में मिक्सिंग हो गई और ये दोनों पूरे भारत में फैल गए। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिजिनियसली भारतीयों ने ही डेवलप की थी। लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़ के ये भी मान लें कि सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, संस्कृत भाषा को लेकर आए थे, वेदों को लेकर आए थे, तो फिर उनका मटेरियल कल्चर हमारे कल्चर से क्यों नहीं मिलता है जबकि उनका मटेरियल कल्चर यूरोप से मिलता है? तो ये गुत्थी भी सुलझानी पड़ेगी और इसके लिए रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में बहुत ढेर सारे रिसर्च पेपर्स पर बात की और आपको दिखाया कि जो एंशिएंट नॉर्दर्न इंडियंस हैं और जो एंशिएंट सदर्न इंडियंस हैं उन दोनों की पॉपुलेशन में उतनी समानता है जितना हम सोच भी नहीं रहे थे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर साझा करें, और अगर आपके परिवार और दोस्तों में किसी को संस्कृत भाषा सीखनी है या भारतीय प्राचीन हिंदू दर्शनों से जुड़ना है तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। अभी हिंदू नववर्ष, नवरात्रि और रामनवमी भी आने वाली है। आप सभी को पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। इस फेस्टिव सीजन में भी कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ में हाइपर 15 कोड का भी उपयोग करके आप 15% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आप शिक्षणम ऐप पर शीघ्र ही अपनी ज्ञान की यात्रा को प्रारंभ करें। और साथियों, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय बताना ना भूलें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत ढेर सारे मटेरियल भी शेयर करता हूँ। लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, जिससे आप इस टॉपिक पर चाहे आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो, चाहे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी हो, और भी चीजों को पढ़ के विषय को अच्छे से समझ पाएं। और अगर साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे इस तरह का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचता है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब साथियों, मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।